नमः संस्कृताय। प्रज्ञा पुष्प द्वारा संचालित संस्कृत कार्यशाला की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्वर विचार के संबंध में चर्चा की थी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अब व्यंजन की ओर चर्चा करेंगे। तो स्वर के विषय में हमने जाना था कि स्वर वे होते हैं जो स्वयं उच्चारित हो सकने में समर्थ हों, अर्थात जिनको उच्चारण करने के लिए अन्य दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इसीलिए परिभाषा आई थी कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जो स्वयं से बोलने में समर्थ हों, जो स्वयं बोले जा सकने के योग्य हों, वही स्वर होते हैं। अब इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। अब आता है व्यंजन। तो व्यंजन किन्हें कहते हैं? जब स्वर स्वयं से बोले जा सकते हैं, स्वर को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन जो होते हैं इनको उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्ण अर्थात स्वरों की आवश्यकता होती है। बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। इसके लिए हमने जो परिभाषा है संस्कृत साहित्य में, संस्कृत व्याकरण में व्यंजन की जो परिभाषा है वह है अन्वक् भवति व्यंजनम, अर्थात व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। तो जिस प्रकार हमने स्वरों को अच कहा था, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह स्वर कहलाते हैं, इसी प्रकार व्यंजनों को हम हल कहते हैं, अर्थात हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं वो सभी व्यंजन कहलाते हैं। अब हल प्रत्याहार कैसे बनेगा? तो हय वरट सूत्र के हा से लेकर के और अंतिम सूत्र जो हल है उसके ला तक बीच में जितने भी सूत्रों में वर्ण हैं इत संज्ञक वर्ण को छोड़ करके, अर्थात सूत्रों के आखिरी में जो हम बार बार बोल रहे हैं कि सूत्रों के आखिरी में जो व्यंजन वर्ण है जिसके नीचे हलंत लगा है उसको हमें वर्णों की संख्या में नहीं गिनना है। उनको छोड़ करके सभी सूत्रों में जितने भी वर्ण हैं वो सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इन सब के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे हम बोलते हैं का, लिखते हैं का, तो इसमें भी ह्रस्व आ शामिल है। ह्रस्व आ के बिना हम का उच्चारण नहीं कर सकते, या का के अलावा कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई से भी हल हो सकते हैं जिनको बिना स्वरों की सहायता के उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे हलंत वाले वर्ण होते हैं, जैसे हलंत का ही लेते हैं कि का में हलंत लगा हो तो का को उच्चारण नहीं कर सकते। इसका एक कारण ये भी है कि जिस प्रकार ह्रस्व स्वर की एक मात्रा काल रहता है, ह्रस्व के उच्चारण करने में, ह्रस्व स्वर के उच्चारण करने में एक मात्रा काल का समय लगता है, एक मात्रा काल लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा काल लगता है, प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा काल लगता है। उसी प्रकार व्यंजन जो होते हैं उनके उच्चारण में, व्यंजनों का जो उच्चारण काल होता है वो अर्धमात्रा का रहता है, अर्धमात्रा काल रहता है उच्चारण के लिए, इसलिए इनका उच्चारण कर पाना संभव नहीं होता है बिना स्वरों के। अब हम देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। जैसे पहला एक प्रकार है वह है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो वे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए हमारे अंगों में स्पर्श हो, अंग स्पर्श हो आपस में, ऐसे सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कंठ में स्पर्श हो, या फिर तालु में स्पर्श हो, या मूर्धा में स्पर्श हो, या दांतों में स्पर्श हो, या होंठों का परस्पर स्पर्श हो, इनके बिना, इनको स्पर्श किए बिना इन व्यंजनों को बोला जा सकना संभव नहीं होता है, इसीलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो इसके लिए एक पंक्ति आती है जो कहती है कादयो मावसानाः स्पर्शाः, अर्थात का आदि से लेकर के, आदि मतलब पहला, पूर्व का, तो का को माना है पूर्व और माँ को माने अवसान अर्थात समाप्ति। तो का से लेकर के माँ तक के बीच में जितने भी वर्ग हैं, जैसे कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, ये सभी जो वर्ग बन रहे हैं इनके बीच में आने वाले जितने भी वर्ण हैं इनकी संख्या 25 होगी, क्योंकि 5 वर्ग हैं और एक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। तो 25 व्यंजनों का उच्चारण हमें बिना स्पर्श के, अंगों के स्पर्श किए बिना नहीं कर सकते, इसीलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन
कहते हैं। इसके लिए सूत्र आया वह है कादयो मावसानाः। का आदि से लेकर के माँ अवसान के बीच में जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, वे सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब स्पर्श व्यंजनों के बाद हम समझेंगे आगे अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के लिए परिभाषा है यणोन्तस्थाः, अर्थात यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो अब हम देखेंगे यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वे वर्ण हैं, यण में आते हैं हयवरट सूत्र में, हयवरट सूत्र में या है तो वहाँ से हम या को लेंगे, और लण में णा है तो हयवरट के या से लेकर के लण के णा तक जितने भी वर्ण हों वो सभी यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अर्थात इनको बोलने में हमें ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है और अंगों का भी आपस में स्पर्श नहीं होता है, इसीलिए इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन होंगे या, व, रा, ला, या, व, रा, ला। ये चार जो व्यंजन हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं, इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अब आप ध्यान रखिए, या, रा, ला, व, या, व, रा, ला प्रत्याहार के अनुसार पढ़ें, माहेश्वर सूत्र के अनुसार पढ़ें तो होंगे या, व, रा, ला। ये चार जो व्यंजन हैं ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद जो होते हैं वह है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो इसके लिए सूत्र आया है शल ऊष्माणः, अर्थात शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ण हैं वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो शल प्रत्याहार में, तो शल प्रत्याहार का श देखिए कहाँ पे आता है। तो एक सूत्र है, 13वां जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र का वह है श श सर, श श सर, यहाँ से लेकर के और हल के ला तक बीच में जो भी वर्ण आएंगे वह ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं, वह हैं श, श, स, ह। ये चार वर्ण जो हैं वह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। तो वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मिलने से बने हों उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से जो तीसरा व्यंजन बना हो वही संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन कहलाता है। जैसे का और मूर्धन्य श, जिसको हम श बोलते हैं, इससे मिलकर के बना है क्ष, कक्षा बोलते हैं ना, कक्षा, तो उसका क्ष है। दूसरा है त और रा, इन दोनों के मिलने से बना है त्र। और जा और या, इसको ज़रा ध्यान से समझिए क्योंकि हम इसके उच्चारण में बहुत ज़्यादा दोष करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, उच्चारण शुद्ध नहीं हो पाता है। हम बोलते हैं ज्ञा, हम करते हैं गा गमला को आधा और या बोल देते हैं तो होता है ज्ञा, जो कि अशुद्ध है। शुद्ध है जा, और जा में या जोड़ेंगे, जा में या, चा छा जा झा या जोड़ेंगे, पंचम वर्ण चवर्ग का पंचम वर्ण जोड़ेंगे तो ज्ञा बनता है। जैसे ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक, यज्ञ, इस तरह से हम उच्चारण करते हैं। तो ये तो तीन संयुक्त व्यंजन जाने, लेकिन इनके अलावा और भी हैं। जैसे श्रा है, श में रा जोड़ेंगे तो श्रा होगा। जैसे द्व है, दा में वा जोड़ेंगे तो द्वा होगा। जैसे द्म है, द्म, तो दा में मा जोड़ेंगे तो द्मा होगा। इस प्रकार से बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हमें देखने को मिलते हैं। और संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य जो भी वैदिक साहित्य हो या लौकिक साहित्य हो, इनमें मिश्रित अथवा संयुक्त व्यंजन बहुत अधिकांश मात्रा में देखने को मिलते हैं। और कई बार हम उन्हीं को देख करके कठिनता का अनुभव करते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं, जटिलता का अनुभव हम करते हैं, जो कि अनुचित है। जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो वह चीज़ उतनी फिर जटिल नहीं रहती है। तो ये जो विषय हुआ हमारा व्यंजनों का हुआ, व्यंजनों के प्रकार थे। तो इसमें स्पर्श व्यंजन काद्युमावसानः स्पर्शाः कहलाता है। फिर आता अंतस्थ व्यंजन अर्थात यणोन्तस्थः, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर आता ऊष्म व्यंजन जो कि शल ऊष्माणः, शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वह ऊष्म कहलाते हैं। और इसके बाद अंत में हमने पढ़ा मिश्रित व्यंजन जो कि माहेश्वर सूत्रों में नहीं गिने जाते। जैसे ज्ञा है, शा है,क्षा है,
क्ष है और त्रा है, ये या फिर श्रा हो या दिया हो, ये माहेश्वर सूत्रों में नहीं है, पर उन्हीं व्यंजनों के मिलने से बने हैं, इसलिए व्याकरण का या वर्णमाला का हिस्सा हम इनको मानते हैं। तो आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी संस्कृत कार्यशाला की इस श्रृंखला में आप जुड़े रहिए, बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा और हम भी ऐसा करते करते सीखेंगे। मैं खुद इस विषय में बहुत कुछ सीख रहा हूँ, तो हम सभी मिल कर के साथ में हो कर के सीखेंगे। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।